साथियों, आपके बीच एक बार मैं पुनः आपसे संवाद करने उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है योग और ध्यान। योग क्यों महत्वपूर्ण है? आज के समय में जब हम आप लगातार अस्वस्थ हो रहे हैं, शारीरिक रूप या मानसिक रूप में कई प्रकार की व्याधियां हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं, प्राकृतिक वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है, हमारा खान पान बदल रहा है, हमारे जीवन की जो जीवन शैली बदल रही है, सारे तरीके बदल रहे हैं। प्रतियोगिताओं का जो माहौल है, जिन माहौल में हम अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे समय में योगा महत्वपूर्ण है, रेलिवेंस है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस इसलिए क्योंकि पूरे वैश्विक स्तर पर योगा को मान लिया गया है और योग लगातार लोग अपने जीवन के अंग को बना चुके हैं और वह प्रतिदिन उनके जीवन का हिस्सा हो चला है, प्रैक्टिस हो चला है। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी प्रयोग होता है और लोग करते हैं। योग के विषय में कुछ मीथ्स एंड रियलिटीज़ भी हैं कि क्या योग विज्ञान का एक विषय है या योग योगियों की भाषा है। योग क्या सामान्य लोगों के लिए नहीं है? क्या किस तरह से हम योग को अपने जीवन में जोड़ सकें। स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस, क्योंकि योगा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों युगों को जोड़ने का काम करता है। इस युग में भी हम योग को अपना करके अपने जीवन को सुखी और संपन्न बना सकते हैं और उस योग की विशिष्ट प्रक्रियाओं को भी पालन करके हम आध्यात्मिक युग में भी उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। कई प्रकार के योगिक प्रैक्टिसेस हैं जो अलग अलग विधाओं में अलग अलग क्षेत्रों में, योगिक स्कूलों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों में योग को अलग ढंग से अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है, क्योंकि अलग योग के प्रकार हैं। हम एक एक करके सभी योग की विधाओं पर आएंगे। रेलिवेंस ऑफ योगा, योग की भाषा में अगर हम कहें कि योगः समाधिश्च सार्वभौमश्चित्तस्य धर्म, यानी योग जो है वो एक प्रकार से हमारा धर्म है और योग की भाषा में धर्म एक विज्ञान है। तो योग हमारे जीवन जीने की पद्धति से जुड़ा हुआ हिस्सा है, जिसे हम अपने जीवन में सभी चीज़ों के बारे में सम्यक दृष्टि रख सकें, सम्यक ज्ञान रख सकें और हम उन चीज़ों को बैलेंस बना के रख सकें। हमारे बीच में एक संतुलन हो, हमारे जीवन का एक संतुलन हो, सुख दुख, रोग व्याधि, हर्ष विषाद, सभी प्रक्रियाओं में, जीवन के सभी क्षेत्रों में हम उसे अपना सकें और उसे कर सकें। क्योंकि आजकल सभी क्षेत्रों में, सभी युग में, सभी देश के लोगों के बीच में देखने को ये मिल रहा है कि लोगों में अनरेस्ट है, आपाधापी है ना। वह निश्चित तौर से वो अपने आप को शांत नहीं रखना पा रहे हैं, अशांत हो चले हैं। ग्रोइंग एंगर है, यानी उनके भीतर में चिंता है, एंजाइटी यानी एगोनी, नर्वस ब्रेकडाउन, डिप्रेशन, उनके भीतर में इंसोम्निया, नींद नहीं आना, तनाव रहना, आत्मघाती टेंडेंसी डेवलप हो रही है। लोग जीवन सुखमय, खुशीपूर्वक, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रह सके, ऐसी उनकी इच्छाएं हो रही, लॉन्गिंग फॉर ऑल दिस थिंग्स। दैट्स वाई वी से योगा एंड मेडिटेशन, जिसे हम हिंदी में योग और ध्यान कहते हैं, वह हमारे जीवन में रेलिवेंट है। योग शब्द यूज शब्द से निकला हुआ है और उसका मतलब है यूनियन, जोड़ना, यानी कोई दो योगफल हम गणित भाषा में पढ़े हैं, यानी यही है योग, योग रहा।
कहीं कोई ना कोई चीज़ें हमारे जीवन के जो भाग हैं उससे जुड़ रहा है। पतंजलि ने भी योग के बारे में यही कहा कि योग हमारे मस्तिष्क को कंट्रोल करने का, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रेस्ट्रेंट ऑफ माइंड। श्रीमद् भागवत गीता से योगा इज अ परफेक्शन ऑफ कर्म, कर्म को संपूर्णता प्रदान करता है। योगा इज अ साइंस ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला है। योगा इज द ओनली वे ऑफ नोइंग वन सेल्फ, अपने आप को जानने की विधा का नाम है, जिससे हम समझ सके कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए इस धरती पर आया हूँ और मुझे करना क्या है। योगा ब्रीजेज द गैप ऑफ आत्मा इन परमात्मा। हम सब के मन में एक धारणा तो रहती ही है कि हम कौन हैं और हम हमारे जन्म के पहले कहाँ थे और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे। इस पूरी पृथ्वी को कौन चला रहा है? परमात्मा। सभी धर्मों में, सभी क्षेत्रों में, सभी जगहों पर लोग इसकी बात करते ही हैं। तो योग वही विधा का नाम है जिससे कि हम आत्मा और परमात्मा के बीच में जो गैप बना हुआ है, जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, उसे जोड़ने का काम करता है। योगा ऑफर्स द पाथ ऑफ जर्नी फ्रॉम इनपरफेक्शन ऑफ ह्यूमन टू परफेक्शन ऑफ डिविनिटी। यानी हर चीज़ों में हमें परफेक्शन ला रहा है, यानी हमें पूर्णता ला रहा है। पूर्णता, अपूर्णता से पूर्णता की एक यात्रा है योग। योग भारतवर्ष या विश्व के सभी क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार भी हैं। एक ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, हठ योग है, राज योग, अष्टांग योग और मिसलेनियस योगा में कई प्रकार के हैं। मंत्र के माध्यम से मंत्र योग, ध्यान योग, सांख्य योग, क्रिया योग, ये कुछ कई प्रकार के योग हैं जिनमें महत्वपूर्ण योग के बारे में नेक्स्ट में चर्चा की है। अब योगा के 5 पॉइंट प्रिंसिपल है, इन्हें समझना होगा कि यह बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, यानी इनको हम जब तक अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे तब तक योग कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यानी दिस इज द वे, दिस आर द बेसिक प्रिंसिपल्स। प्रॉपर डाइट, हमें सम्यक भोजन लेना पड़ेगा। वेजिटेरियन फूड इज प्रेफरेड। डाइजेस्टिव सिस्टम को जब तक हमें ठीक नहीं रखेंगे, हमारे जब तक पाचन तंत्र सही नहीं होगा, हमारा शरीर शुद्ध नहीं होगा, शरीर शुद्ध नहीं होगा तो मन शुद्ध नहीं होगा, और मन शुद्ध नहीं होगा तो हम योग में संपूर्णता नहीं ला सकते। इसीलिए सबसे पहले आहार। दूसरा, प्रॉपर एक्सरसाइज, सम्यक व्यायाम हो। आसन और प्राणायाम करने से हमारे जो शारीरिक, हमारे मस्कुलर और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसे ठीक करना पड़ेगा। फेफड़े, हृदय और रक्त नलिकाओं में बह रहे रक्त का शुद्धिकरण, तो यह सारी चीज़ें सम्यक व्यायाम से आएगी, जो कि हम आसन के रूप में भी देखते हैं। प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक है, यह प्राणायाम है, रेस्पिरेटरी, हमें श्वसन तंत्र को मजबूत करता है। प्रॉपर रिलैक्सेशन, योग में सम्यक विश्राम का बड़ा महत्व है, और यह हर योग करने वाले को शवासन से उसको कुछ देर समय देना पड़ता है, जिससे कि उसका शरीर रिलैक्स हो। यह नेचुरल रिचार्ज का बहुत अच्छा तरीका है। यानी हमारी जो शारीरिक संपूर्ण जितने हमने जो क्रियाएं की हैं वो पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से रिचार्ज हो जाता है, और उससे हम सारे दिन अपने आप को तरोताज़ा और फ्रेश महसूस करते हैं। प्रॉपर थिंकिंग, सम्यक सोच होनी चाहिए, सही सोच। जब तक हमारी सोच सही नहीं होगी, एक दिशा नहीं होगी, हमारी सोच में सकारात्मक सोच नहीं होगी, तब तक हम अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में संपूर्ण नहीं हो सकते हैं। और इसी चीज़ के लिए मेडिटेशन या ध्यान, थॉटलेसनेस ब्रेन इज कॉल्ड मेडिटेशन, हम नेक्स्ट में बात करेंगे। 8 पाथ प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रल हो गया। यह
कहने का मतलब कि यदि हम पूरे योग की कई विधाओं को देखें और समझें तो बड़े सरल रूपों में पतंजलि ने इसे अष्टांग योग के रूप में हमें 8 बातें बताई, जिसे हम 8 पाथ प्रिंसिपल्स कहते हैं, जिसमें यम यम का मतलब होता है 5 डोंट्स ऑफ सोशल डिसिप्लिन, यानी सामाजिक नैतिक रूप से उत्थान के लिए कुछ चीज़ों को हमें नहीं करना है। हमें कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हम ये न करें, जैसे सत्य है, सदा सत्य बोलें, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 जो है यम है। उसी तरह से 5 डूज ऑफ सोशल डिसिप्लिन, व्यक्तिगत अनुशासन भी है, क्योंकि जब हम आप स्वयं से अनुशासित नहीं रहेंगे तो हम समाज में जा कर के कुछ बड़ा काम और कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते। उसके लिए हमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये 5 नियम हैं। आप इन सब चीज़ों को योग की किताबों में ढूंढ सकते हैं और पा सकते हैं। तो ये नियम जो हैं हमें शारीरिक शुद्धि के लिए है, यम जो है हमें सामाजिक शुद्धि के लिए है, और आसन जो है इसमें शारीरिक विकास, एक्सरसाइज, वेरियस पोस्चर्स ऑफ द बॉडी, हमें कई प्रकार के आसन करने पड़ते हैं और उसका हम आने वाले स्लाइड में जिक्र करेंगे। प्राणायाम, ये ब्रीदिंग टेक्निक है जिससे कि हम इसको हम समझ सकते हैं कि हम अपने प्राण का उत्थान कैसे कर सकते हैं, प्राण में गतिशीलता कैसे लाते हैं। प्रत्याहार, गेटिंग अवे फ्रॉम सेंसेस, ये मानसिक रूप से विकास का तरीका है। जितेंद्रिय होना, इंद्रियों पर वश पाना, कहीं ना कहीं ये एक प्रकार के हमें आत्म जो है वह सेल्फ रेस्ट्रेंट लाता है, गेटिंग अवे फ्रॉम सेंसेस। धारणा कंसंट्रेशन ऑफ माइंड के लिए है, इससे बौद्धिक उत्थान होता है। हम अपने मन को एकाग्रचित्त करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तभी हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, ध्यान, और यह है मेडिटेशन टेक्निक। समाधि या परमानंद पूर्णता की अवस्था है, इसमें हमारा जो है जो कॉन्शस माइंड है, सब कॉन्शस माइंड है, वो सुपर कॉन्शस माइंड की तरफ उत्तरोत्तर प्रगति करता है। तो ये 8 बिंदुएं हैं जिनको पालन करने से हम संपूर्ण योग की तरह से आगे। अब कुछ यौगिक प्रैक्टिसेस हैं जिनका जिक्र करना होता है। उसमें मूल जो यौगिक प्रैक्टिसेस हैं उसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान, ये 3 मेजर यौगिक प्रैक्टिसेस हैं। उसमें भी आसन, इसमें एक कई प्रकार के पोस्चर होते हैं, भाव भंगिमाएँ होती हैं, हम कैसे रहें। स्टैंडिंग पोस्चर में कुछ खड़े होकर करने वाले व्यायाम हैं, कुछ बेंडिंग, झुक करके, है ना, झुक करके करने वाले कुछ आसन हैं। कुछ लाई डाउन पोस्चर है, पेट या पीठ के बल लेट कर करने वाले व्यायाम, उनका कई आने वाले स्लाइड में जिक्र हुआ है। कई प्रकार के आसन हैं जिन कुछ व्यायाम को हम इस तरह से करते हैं, क्योंकि हर पोस्चर में हमारे शरीर के हर भाग को एक शक्ति मिलती है, हर भाग को शक्ति मिलती है। यदि हम खड़े होकर व्यायाम करते हैं तो खड़े होकर व्यायाम करने से हमारे पेट को, हमारे थोरेसिक कैविटी को, पैरों को, हाथों को, मांसपेशियों को एक बल मिलता है। हम व्यायाम क्यों करते हैं? व्यायाम करने के लिए वाई वी नीड आसनस। आसन कई बार फिजिकल एक्सरसाइज और आसन को एक ही माना जाता है, लेकिन आसन केवल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। आसन गिव्स टू एक्सरसाइज ऑफ द बॉडी, एक्सरसाइज ऑफ द माइंड, एक्सरसाइज ऑफ योर सोल, सभी चीज़ों को आपको बल प्रदान करता है। तो आप इन चीज़ों को देखेंगे कि आसन फिजिकल एक्सरसाइज से अलग भी है। सूर्य नमस्कार
इज़ अ कंप्लीट पैकेज फॉर डूइंग आसन। यदि कोई व्यक्ति अगर 12 स्टेट्स ऑफ सूर्य नमस्कार करते हैं तो वो अपने आप में पूर्ण आसन है। पूर्ण आसन यानी जो भी पोस्चर बताए गए हैं वो सारे पोस्चर सूर्य नमस्कार में रहते हैं। इसलिए सूर्य नमस्कार करने वाले व्यक्तियों को आप एक आसन कंप्लीट आसन के रूप में देखा जाता है। अब ये सब कई प्रकार के आसन हैं जिन आसनों को एक एक करके आप करेंगे, क्योंकि सारे आसन करने के लिए होते हैं, लेकिन उनकी कुछ भंगिमाएं होती हैं। ताड़ासन, जिसमें ताड़ के वृक्ष की तरह से एक पोस्चर होता है, खड़े होकर के करते हैं। त्रिकोणासन, त्रिकोण ट्रायंगल त्रिभुज की तरह से दोनों साइड में झुकते हैं, बाएं साइड दाहिने साइड पैरों को फैलाते हैं, ये त्रिकोण आसन है। एक है पर्वतासन। पर्वतासन नाम से ही पता चलता है कि एक पर्वत की मुद्रा में दोनों हाथों को या तो खड़े होकर या बैठ करके दोनों हाथों को दोनों एक साथ करते हैं, तो पर्वतासन है। उष्ट्रासन जो है वह एक प्रकार से कैमल पोस्चर है। एक पर्वतासन का ये काउंटर पोज है जिससे कि हम उस कंप्लीट करते हैं। उत्कटासन ये चेयर पोस्चर है, जैसे हमें लगता है कि कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन हम कुर्सी पर बैठते नहीं हैं, बल्कि धीरे 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 हम खड़े रहते हैं और फिर धीरे धीरे अपने कुर्सी के पोज में आते हैं और हमें पैरों को, हाथों को, पूरे शरीर को एक बल मिलता है। नौकासन बोट पोस्चर है। ये दो प्रकार के होते हैं, अर्ध नौकासन, पूर्ण नौकासन। इसमें अपने पैरों को दोनों साइड से उठाते हैं। धनुरासन बो लाइक पोस्चर है, जिसमें पूरा शरीर को धनुष की आकृति मिलती है। पवन मुक्तासन यह एक बेंडिंग पोस्चर है, जिसमें हमारे शरीर के विभिन्न भागों में जो वायु गैस भरे रहते हैं वह मुक्त होते हैं, इसलिए इसका नाम है पवन मुक्तासन। उत्तान पादासन से लेग पैरों को ऊपर उठाने का पोस्चर है। उत्तान पाद यानी पैरों को उठाते हैं और झुकाते हैं। तो कुल मिलाकर के सभी प्रकार के आसनों का एक एक करके जिक्र करेंगे तो कहीं ना कहीं पता चलेगा कि या तो किसी जीव जंतुओं की भंगिमा में है, या कोई बोट के पोस्चर है, कोई माउंटेन का पोस्चर है, कोई वृक्ष का पोस्चर है, कोई सर्प की मुद्रा में है। भुजंगासन सर्प की मुद्रा है। शीर्षासन सिर के बल अपने शरीर को, पूरे पैरों को ऊपर कर देते हैं और सिर से को नीचे, हेड स्टैंड पोस्चर है। उसी तरह से वज्रासन है, दोनों पैरों को मोड़कर करने वाला आसन है। ये एक ऐसा आसन है जो भोजन लेने के बाद किया जा सकता है और उससे हमारे पाचन शक्ति मजबूत होती है। शवासन रेस्टिंग वाला रिलैक्सेशन पोस्चर है, जिसमें हम दोनों पैरों को, दोनों हाथों को बगल में रखते हुए हम रिलैक्स कंडीशन में रहते हैं और कुछ देर तक रहते हैं। तो यह आसनों में सबसे अंतिम आसन होता है कटी चक्रासन। अपने वेस्ट को रोटेट करते, कमर को मोड़ने वाला, मोड़ करके किया जाता है। मत्स्यासन ये फिश लाइक पोस्चर है, मछली की मुद्रा। अर्ध मत्स्य। पश्चिमोत्तासन, सर्वांगासन, शलभासन, नटराजासन, वृक्षासन, गोमुखासन, पद्मासन, कई प्रकार के आसनों का। आसन में महत्वपूर्ण बातें ये है कि इसे करने से हमारा जो शरीर है, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है वह परफेक्ट होता है। हमारे हेल्थ को, हमारे एज को भी एजिंग को भी रोकता है और हम स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। ऑल पोस्चर शुड बी स्टीडी एंड कर। आसन को करने का
ये एक बहुत महत्वपूर्ण यह भी है कि आप किसी भी आसन को वैसे ही करें जितना आपसे हो सके, कंफर्ट कंडीशंस में, मतलब अतिरेक की मुद्रा में न करें, उतना ही करें, उतना ही झुकाएं, उतना ही शरीर को मोड़ें जितना हमें हमारा शरीर गवाही दे रहा है। ये कंपटीशन से नहीं है, दूसरे की देखा देखी में किया जाने वाला पोस्चर नहीं होना चाहिए। ईच पोज शुड बी फॉलोड बाय काउंटर पोज। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक पोज जैसे जिस तरह से झुकाते हैं उसका अपोजिट साइड भी एक काउंटर पोज भी होता है। और स्ट्रेचिंग मस्ट बी फॉलोड बाय रिलैक्सेशन। आप कुछ भी चीज़ों को अगर करते हैं तो उसमें एक बार रिलैक्सेशन ज़रूरी है, इसीलिए सभी आसनों को यदि रिलैक्स नहीं कर पाते इसलिए शवासन किया जाता है। आसन से हमें बेहतर साइकोलॉजिकल थेरापॉटिक बेनिफिट्स भी प्राप्त होते हैं, यानी हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए हमें जो शारीरिक, मानसिक और थेरापॉटिक जो लाभ प्राप्त होते हैं आसनों से, ये कंप्लीट है। इस स्लाइड में बताया गया कि आसन और फिजिकल एक्सरसाइज में क्या अंतर है। आसन एक फिक्स्ड पोस्चर में करने वाली प्रक्रियाएं हैं। फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए कोई फिक्स्ड पोस्चर नहीं है और उसमें कोई समय भी नहीं है, यानी आप किसी चीज़ को जो अच्छा लगता है उसको आप कर सकते हैं और चाहे शरीर को जिस प्रकार गतिशीलता प्रदान करें। दे आर परफॉर्म विथ रेगुलर एक्शन, उसमें एक्शन भी करने हैं, रिलैक्सेशन भी करने हैं। लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, आप बिना रेस्ट किए लगातार इसको कैसे कर सकते हैं। आसन रिदमिक होता है, यानी लयबद्ध होगा। आसन ऑल्टर्स द इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ द न्यूरो एंडोक्राइन एंड मस्कुलर सिस्टम। एक्चुअल में यह जो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र है, जो मांसपेशियों का तंत्र है, ये पूरी चीज़ों को बदलता है आसन। यानी इसीलिए आसन को करने से हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं। तो ये अंतर। प्राणायाम हमारे शरीर में जो मुख्य जो है, जो प्राण है, आधार है, द लाइफ फोर्स, जो हम श्वास लेते हैं, नाक से सांस लेना, फेफड़ों तक जाना और सांस को छोड़ना, तो इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, श्वास प्रश्वास, जिसे हम कहते हैं सांस लेना छोड़ना, यही सांसों का विज्ञान है प्राणायाम। प्राण का आयाम है, यानी हमारे शरीर में जो प्राण आधार है उसे भी ठीक से लिया जाए और उससे अच्छे से लिया जाए ताकि हमें सही ढंग से ऊर्जा प्राप्त हो सके। प्राणायाम करना यह हमें ब्रीदिंग टेक्निक को कंट्रोल करता है। तो पूरी तरह से ऑल अबाउट फंक्शनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, नाक से लेकर एल्विलाई तक पूरी चीज़ों को कंट्रोल करता है प्राणायाम। बेसिक प्रिंसिपल्स एंड स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। इट इज़ परफॉर्म्ड विथ नॉर्मल एंड डीप ब्रीदिंग। कहने का मतलब है कि इसमें सांस जब आप लेते हैं तो पूरक है और जब आप छोड़ रहे हैं तो रेजे, एक्सहेलेशन, रेचक। और जब आप सांस को लेने के बाद पकड़ के रखते हैं, ब्रीथ होल्डिंग, कुंभक है। कई बार सांस जब आप लेते हैं तो लेने के बाद कुछ देर तक उसको होल्ड करते हैं। तो पूरक, रेचक और कुंभक से ये स्टेप्स हैं। सभी प्रकार के प्राणायाम करने के अलग अलग टाइम हैं, ड्यूरेशंस हैं। सम आसन्स आर नेसेसरी बिफोर प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम करने के पहले आसन करना ही चाहिए। ये स्टेप हैं, पहले आसन, फिर प्राणायाम, फिर ध्यान। हमारे शरीर में कई प्रकार के प्राणों का जिक्र हुआ है। मुख्य जो प्राण है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है, सांस से लेकर फेफड़ों तक, वो मुख्य प्राण है। एक है अपान वायु, तो प्राण वायु। दूसरा है अपान वायु, एक्सटेंड्स फ्रॉम सोलर प्लेक्सस, नेवल रीजन, नाभि से लेकर के मूलाधार चक्र तक, यानी नीचे वाला, फेफड़े से नीचे पेट के पास वाला। उदान वायु एक्सटेंड्स फ्रॉम सेंट्रल हार्ट टू द हेड रीजन, यानी फेफड़ों से ऊपर गले और मस्तिष्क तक।
तो उदान वायु, और एक है समान वायु जो चारों तरफ माउथ टू एनस के बीच में फैला हुआ, यानी हमारे पाचन तंत्र में समान वायु है। और एक है व्यान वायु। व्यान है हमारे शरीर में जितने भी प्रकार की मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, नाड़ियाँ हैं, अंतरकोश की जो स्पेसेस हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस पूरे शरीर में, वहाँ पर जो भी एयर हैं, स्पेसेस हैं, वो व्यान वायु है। इसीलिए कई बार हम इसको देखते हैं कि डकार आता है, कई बार हमें इसकी शिकायत होती है कि हमें गैस हुआ है, हमें वायु रोध है। प्राणायाम भी कई प्रकार के प्राणायाम हैं। भस्त्रिका प्राणायाम मूल प्राणायाम है, जिसमें कि आपको डीप ब्रीदिंग के, इसमें डायफ्रामिक मतलब हमारे जो थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में एक बड़ी मसल्स है, वो डायफ्राम, वह भस्त्रिका प्राणायाम है। इसमें पूरी बातें लिखी हुई हैं, जिससे कि आप श्वास लेते हैं और फिर इसके बाद से उसको कुछ देर तक रोकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में एब्डोमिनल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन नहीं होता है। आप लंबी सांस लेते हैं, फिर इसके बाद धीरे धीरे छोड़ते हैं। इस पूरे काम को एक बार में, एक चक्र के लिए 5 सेकंड, आप पूरे 12 राउंड, 1 मिनट के भीतर में 12 राउंड हो सकते हैं। श्वास रोग दूर होते हैं, आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है, आपके ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर भी कंट्रोल होते हैं, और कुंडली जागरण में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कपालभाति प्राणायाम, ये फोर्सफुल एक्सलेशन है, जब हम सांसों को छोड़ रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में सांस को ले रहे थे और फिर धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, इसमें सांस को छोड़ रहे हैं और सांस इनहेलेशन अपने आप हो रहा है, इसीलिए एक्टिव एक्सहेलेशन है और पैसिव इनहेलेशन है। रेचक इज डन विथ ऑल इंटरकोस्टल मसल। अब इसमें इंटरकोस्टल मसल जो आपकी रिब्स के पास में जो मांसपेशियां हैं, वो इंटरकोस्टल मसल है। डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल्स का इस्तेमाल हो रहा है। आप इसे 60 पर मिनट आप हर दिन में 5 बार कर सकते हैं। तो प्रति कुछ रेस्ट करते समय इसको करते रहना चाहिए, इसको लगातार नहीं करना है। कम से कम इसके 3 या 4 राउंड अगर होंगे तो उसको समय भी देखना है कि आप इसको कितना कर सकते हैं। बहुत झटके से करने वाला यह प्राणायाम नहीं है। इससे आप कफ दूर होगा, एलर्जी है, अस्थमा, इट इज़ गुड फॉर लंग, हार्ट, किडनी, इट इज़ हेल्पफुल इन डिप्रेशन, ओबेसिटी, मोटापा, कैंसर में भी प्रभावकारी है। उज्जयी प्राणायाम ये स्क्वीज्ड ब्रीदिंग टेक्निक है, यानी इस प्राणायाम को करने के लिए नाकों से जब हम सांस को छोड़ते हैं तो एक आवाज़ आती है। पूरक रेचक का प्रैक्टिस विथ नैरोइंग द इंटरनल नॉस्ट्रिल। कहने का मतलब कि जब आप इस प्राणायाम में सांस लेते हैं तो भी एक आवाज़ आती है, और सांस छोड़ते हैं तो भी एक आवाज़ आती है। एक गले के पास एपिग्लॉटिस है, वहाँ से इसको थोड़ा सा दबाते हुए सांस को छोड़ते हैं। इसीलिए बार बार ये कहा भी जाता है कि योग और प्राणायाम आप एक ट्रेंड योगी के समक्ष बैठ के ही करना चाहिए, क्योंकि उस पूरी प्रक्रिया को करते समय आपको कोई व्यक्ति जो योग का जानकार है, वह आपको देखेगा और कि आप ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि योग को आप ठीक ढंग से करेंगे तो आप अच्छा करेंगे, और नहीं तो उसके दुष्परिणाम भी होते हैं यदि उसको गलत ढंग से किया जाए। नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं, एक नाक को बंद करते हैं, मतलब सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना, ईड़ा पिंगला 2 नाड़ियों का जिक्र है। ये नाकों से संबंधित हैं। दाहिनी नाक है तो पिंगला है, बाईं नाक है तो ईड़ा है जो चंद्र नाड़ी है। तो इन नाड़ियों में बैलेंस
बैलेंस लाता है यह प्राणायाम। और अगर हम बायोलॉजी की भाषा में कहें तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व्स हैं उनकी एंडिंग है राइट नोज एंड लेफ्ट नोज। तो इससे हमारा जो जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है या स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स उसको कंट्रोल करता है। तो इस क्रिया को भी आप रेट पर 6 पर मिनट है, आप इसे दिन भर में 20 बार कर सकते हैं। हमारे शरीर में 12 करोड़ 72 लाख 10,210 जो भी नाड़ियाँ हैं योग की भाषा में इन्हें सही करते हैं ये प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम साउंडफुल ब्रीदिंग है, डन विद साउंड प्रोडक्शन ऑन एक्सहेलेशन विद बोथ आई एंड ईयर कोस। कान को और आँख को बंद कर देते हैं दोनों हाथों से और फिर चैंटिंग ऑफ ओम इंडेफिनिट टाइम, क्योंकि एक समय है, ओ पर ज़्यादा समय देंगे, थोड़ा मौ पर। और बजिंग साइन ऑफ ए भ्रमर की तरह से एक आवाज़ उत्पन्न होती। जब हम इसे करते हैं तो हमें खुद भी एक ऐसी आवाज़ लगती है जैसे कोई भंवरा फूल के ऊपर, द बजिंग साउंड ऑफ। इसे भी हम 5 से 7 बार प्रतिदिन कर सकते हैं। डिप्रेशन, माइग्रेन, कैंसर, हार्ट, आई, हाइपरटेंशन में लाभकारी है। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। उद्गीत और प्रणव प्राणायाम, ये भ्रामरी प्राणायाम के ही एक्सटेंडेड वर्जन है, थोड़ा सा उससे परिष्कृत रूप से, जिसमें हम जो भ्रामरी प्राणायाम में जो ओम का उच्चारण कर रहे थे, इसमें हम ओम के उच्चारण के साथ हम अपने मस्तिष्क को भी एक तरफ केंद्रित रखते हैं और दोनों आँखों और भिक्टियों के बीच को ध्यान देते हैं। उस तरह से ये उद्गीत प्राणायाम होते हैं। शीतली प्राणायाम है, इससे दोनों जीवाओं को मोड़ करके गोल कर देते हैं और उससे सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो यह भी एक प्रकार का प्राणायाम है जिससे हमारे शरीर को एक ठंडक महसूस होती है। इस प्राणायाम को अक्सर गर्मियों में किया जाता है जिससे कि आपको एक अलग प्रकार का बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल होता है, इसलिए कूल्स डाउन बॉडी टेम्परेचर, प्यूरिफाइज ब्लड, क्योर्स लीवर डिजीजेस। शीतकारी प्राणायाम, जिसमें कि आप जिह्वाओं को पैलेट रीजन में ऊपर सटा देते हैं और फिर इसके बाद से इनहेलेशन करते हैं और पूरे लंग को भर देते हैं, फेफड़े को भर देते हैं और एक्सहेलेशन नॉर्मल ढंग से करते हैं। इस प्रकार और भी कई प्राणायाम हैं, सूर्यभेदी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, कर्णारोगंतक प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, प्लाविनी प्राणायाम, केवली प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम। ये स्पेशल प्राणायाम हैं जो ट्रेंड योगी व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं और उससे एक निश्चित अलग प्रकार के लाभ होते हैं। प्राणायाम के और भी जो इसमें शब्द दिए गए हैं कि कुछ मुद्राएं भी होती हैं जो प्राणायाम से जुड़ी हुई रहती हैं। महामुद्रा, चिन्मय मुद्रा, मेरु मुद्रा, कई प्रकार की मुद्राएं हैं जिस मुद्राओं से किया जाता है। कई प्रकार के बंद भी हैं, जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद, इन तीनों को महाबंद कहा जाता है। तो इनके भी करने के तरीके हैं जिन तरीक़ों से हम प्राणायाम को और परफेक्ट कर सकते हैं और इनको करने से हमारा ध्यान अच्छा होता है और हमें रिजल्ट उसके बहुत अच्छे आते हैं। यानी दीज आर द स्पेशलाइज्ड टेक्निक इफ़ यू वांट टू अटेंड गुड मेडिटेटेड ब्रेन। सो दिस मुद्रा एंड बंस आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्राणायाम अपार्ट फ्रॉम मेन एक्शन। पूरक, रेचक, कुंभक तो पहले ही जिक्र हो चुका है, इसके अलावा ये इनका भी जिक्र। ये शुद्धिकरण की कुछ टेक्निक है जिसके योगा के माध्यम से हम अपने आप को शुद्ध कैसे करें। नेज़ल क्लींजिंग टेक्निक है, जल में ये जल नीति है जिसमें हल्का सा गुनगुना पानी और उसमें हल्का सा नमक दे करके दाईं नाक से लेकर बाईं नाक से छोड़ना, बाईं नाक से लेकर दाईं नाक में छोड़ना, ये नेज़ल टेक्निक है, नेज़ल क्लीनिंग
टेक्निक है। स्टमक क्लींजिंग टेक्निक, यह आपके उदर को साफ करने की प्रक्रिया है। धौती, वस्त्र धौती, इन क्रियाओं में कपड़े को रोल करके और हम कपड़े की एक पतली सी धागा बनाते हैं और फिर इसके बाद से उसको पूरे पी जाते हैं और फिर इसके बाद से उन कपड़ों को धीरे धीरे बाहर करते हैं। तो हमारे स्टमक में जो भी म्यूकस है, जो एसिडिटी और गैस का बहुत सारे कारण बनते हैं, उसको हम बाहर करते हैं। तो हमें आमाशय को साफ करने की टेक्निक है। इंटेस्टाइन को साफ करने के लिए संघ प्रचालन है। वो अर्ध संघ प्रचालन भी होता है और पूर्ण संघ प्रचालन होता है, जिसमें कि आप एक बार में 6 गिलास से 8 गिलास और पूर्ण प्रचालन में तो 20 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं और फिर इसके बाद से आपको दस्त होती है और उससे आपकी पेट साफ हो जाता है। एब्डोमिनल क्लीनिंग टेक्निक नौली क्रिया है, जिसमें कि आप एब्डोमिनल मसल्स को एक वेब लाइक फैशन में मोड़ते हैं। मतलब ये पेटों को घुमाने की प्रक्रिया है, नौली क्रिया। आँखों को साफ करने के लिए या उसमें ताकत देने के लिए इस क्रिया का नाम है त्राटक, जिसमें आप एक लाइट या कैंडल के समक्ष अपने आँखों को फोकस करते हैं, जिससे कि हमें कंसंट्रेशन होता है। हेड क्लीनिंग टेक्निक के लिए सहज समाधि प्रोग्राम है, जिससे कि आप अपने आप मस्तिष्क को शांत रखते हैं। मेडिटेशन इस योगिक प्रैक्टिसेस का नेक्स्ट स्टेप है, जिसमें मेडिटेशन इज ए स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस ब्रेन। मस्तिष्क में कुछ न चल रहा हो, वही मेडिटेटेड ब्रेन है। माइंड विदाउट एजिटेशन, अ प्रोसेस ऑफ अटेनमेंट ऑफ मोर रिलैक्स एंड रिसेप्टिव माइंड। आपका दिमाग रिलैक्स कंडीशन में है और सब कुछ ले रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा है। जो भी आवाज़ चारों तरफ से आ रही है उसे आप रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं और रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। पेनल्टीमेट योगिक प्रैक्टिसेस, क्योंकि मैंने पहले कहा कि पहले आसन, फिर प्राणायाम और इसके बाद मेडिटेशन। और इस मेडिटेशन के बाद और इसको आगे बढ़ाएं तो समाधि की अवस्था, यह अष्टांग योग की एक प्रक्रिया है। इसमें किसी प्रकार के फिजिकल मूवमेंट नहीं होती, एक्टिविटी नहीं होती है और आप अपने आप को शांत अवस्था में रहते हैं। इट इज़ एन एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल राउंड अस विथ कॉन्शियस माइंड। आपका दिमाग कॉन्शियस कंडीशंस में रहता है, आप बिल्कुल चैतन्य अवस्था में रहते हैं और आंखें बंद रहती है, लेकिन आप इसमें सोते नहीं हैं। इट इज़ अ जर्नी ऑफ कॉन्शियस माइंड टू सब कॉन्शियस टू सुपर कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। मेडिटेशन करने के लिए कुछ आवश्यक बातें ये हैं कि आप साफ सुथरा वातावरण में रहें, शांत वातावरण में रहें। सुबह और शाम करें तो ज़्यादा अच्छा है और बेहतर है, और यही वो सही समय है। आपका पेट खाली रहना चाहिए। भोजन और मेडिटेशन के बीच में 4 घंटे का अंतराल रहे। तो इसलिए अगर सुबह नहीं कर पाएँ तो शाम को कर सकते हैं। मेडिटेशन करने के पहले ज़रूर हल्का व्यायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, आसन करें, प्राणायाम करें, तब इसके बाद मेडिटेशन। और आपको मुद्रा और बंध की भी जानकारी हो तो आप उसका अच्छे परिणाम होंगे। इट कैन बी डन बाय एनी पर्सन। किसी भी उम्र के किसी भी समय में यह प्राणायाम किया जा सकते हैं, बशर्ते कि आपको कोई विशेष कोई रोग न हुआ। योगिक प्रैक्टिसेस से हमें कई प्रकार के लाभ हैं। नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम को लाभ मिलता है और हमारा ये सिस्टम मजबूत होता है। हम इन्हीं सिस्टम के मजबूत होने से हमारा शरीर भी मजबूत होता है। योगिक प्रैक्टिस आर गुड कोऑर्डिनेटर ऑफ बॉडी एंड माइंड। शरीर और आपका दिमाग दोनों के बीच को कोऑर्डिनेट करता है योगिक प्रैक्टिस, जिसका अभी तक जिक्र हुआ है। आपके श्वसन तंत्र सामान्य होते हैं, उसकी वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज होती है, मस्कुलर परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होता है। अक्सर स्पोर्ट्स पर्सन्स भी इसे तरजीह देते हैं। ब्लड ग्लूकोज और ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, यानी आपके डायबिटीज़ में भी इम्पॉर्टेंट है। हार्ट अटैक को भी रोकता है।
कोरोनरी हार्ट डिजीज़ भी कम होती है, उसके चांसेस कम होते हैं। हम मेंटली अलर्ट होते हैं, फिजिकल फिट होते हैं और हर समय प्रसन्न रहते हैं। देखा गया है कि ईसीजी, ईईजी, इसमें ईसीजी लिखा हुआ है लेकिन ईईजी है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ऑफ द योगीज में देखा गया है कि अल्फा वेव्स जो होती है वह पाई जाती है। तो जब कोई योगी व्यक्ति होगा तो उनके ईईजी में वह अल्फा वेव्स ज़्यादा दिखती है। और जितने भी बड़े योगी होते हैं उनमें चैतन्य अवस्था में भी अल्फा वेव्स ज़्यादा दिखती है। आशा है आप इस छोटे से लेक्चर में, क्योंकि आप बहुत सारी बातों को सैद्धांतिक रूप से नहीं कर सकते हैं, यह पूरी तरह से प्रायोगिक है, फिर भी इन्हें हम प्रैक्टिस करें, कुछ उसके सैद्धांतिक बातों को जानें, हमें शारीरिक अपनी चीज़ों को जानें, हम मानसिक स्थिति को जानें और फिर उसे हम प्रैक्टिस करें, तो हम योग और ध्यान करने से हम अपने मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप इसे पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। धन्यवाद।